एक नाम जिससे सत्ता कांपती थी, एक किला जो 22 साल तक अजेय रहा और एक खिलाड़ी जिसने उस साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। ये है चिल्लू पार की सबसे खतरनाक सियासी कहानी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसका नाम सुनते ही सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि ताकत, डर, जाति और सत्ता की पूरी कहानी सामने आ जाती है। नाम है चिल्लू पार विधानसभा सीट। गोरखपुर जिले में बढ़लगंज क्षेत्र की विधानसभा सीट नंबर 328। बाहर से देखें तो यह बस एक सामान्य साधारण कैटेगरी की सीट लगती है जो बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन अंदर छिपी है एक ऐसी कहानी जो अपराध, जाति, बाहुबल और सत्ता के खेल को मिलाकर पूर्वांचल की राजनीति का सबसे रोमांचक और विवादास्पद अध्याय बन गई। यह कहानी शुरू होती है हरिशंकर तिवारी नाम से, जिन्हें लोग प्यार से पंडित जी और खौफ से पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाहुबली कहते थे। 1980-90 के दशक में गोरखपुर क्षेत्र में दो नाम गूंजते थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। दोनों छात्र राजनीति से निकले, ठेका कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में आए और फिर गैंग वॉर में उलझ गए। ठेका युद्ध, गोलीबारी और जातीय तनाव की वजह से गोरखपुर को शिकागो ऑफ ईस्ट का खिताब मिल गया। शिकागो अमेरिका का एक शहर है। इस शहर में अपराध का ग्राफ सबसे ऊपर हुआ करता था। जब गोरखपुर में गैंग वॉर में हर दिन किसी न किसी की हत्या होती थी तो इस शहर की तुलना शिकागो से होने लगी। सड़कें शाम ढलते ही सूनी हो जाती, पुलिस क्राइम स्पॉट पर देरी से पहुंचती। इन दोनों की रंजिश की जड़ें गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में थी। शुरू में दोनों छात्र नेता थे और कुछ समय तक साथ में काम भी करते थे। ठेकेदारी के कारोबार में पैसा कमाने के बाद दोनों ने अपनी अपनी ताकत बढ़ाई। 1970 के दशक में ब्राह्मण ठाकुर जातीय वर्चस्व की लड़ाई ने इसे और तीखा बना दिया। तिवारी ब्राह्मण समुदाय के संरक्षक बन गए, जबकि शाही ठाकुर समुदाय के प्रतीक बनकर उभरे। 1979 में जब जनता पार्टी के युवा विधायक रविंद्र सिंह की गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सांसें छीन ली गईं, तो ठाकुरों ने इसे तिवारी गुट का काम बताया। इसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही ने ठाकुरों का मोर्चा संभाल लिया और तिवारी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। दोनों ने इटली के माफिया शैली में अपने अपने गुट बनाए, युवाओं को इकट्ठा किया, हथियार जुटाए और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए लड़ाई शुरू कर दी। मुख्य मुद्दा था सरकारी ठेकों पर कब्जा और क्षेत्रीय वर्चस्व। गैंगवार गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, गोंडा, महाराजगंज जैसे जिलों तक फैल गई। यहाँ तक कि लखनऊ और नेपाल सीमा क्षेत्र भी प्रभावित हुए। दोनों तरफ कई लोगों की जानें गईं। गोलीबारी, बम विस्फोट और दिन दहाड़े हमले आम हो गए। कई बार तो माइक पर सार्वजनिक चुनौती के बाद घंटों तक गोलियां चलती थीं। शहर के बाजार और सड़कें सुनसान हो जाती थीं। इस गैंग वॉर के कारण ही उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट 1986 जैसे सख्त कानून लाए गए। 1985 का विधानसभा चुनाव इस गैंग वॉर के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस दौर में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। उन्होंने गोरखपुर की चिल्लू पार विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। जेल की चार दीवारी के अंदर बैठे बैठे उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके समर्थक दिन रात प्रचार करते रहे। नतीजा, उन्होंने कांग्रेस के बाहुबली मार्कंडेय चंद को भारी अंतर से हरा दिया। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि शायद वे पहले ऐसे बाहुबली नेता थे जिन्होंने जेल से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। दूसरी ओर वीरेंद्र प्रताप शाही 1980 के उपचुनाव में लक्ष्मीपुर सीट से निर्दलीय विधायक बन चुके थे और 1985 में भी वहां से जीत हासिल की। इस चुनाव के बाद दोनों की दुश्मनी और तेज हो गई। तिवारी की जेल से जीत ने उनके समर्थकों में जोश भर दिया, जबकि शाही गुट इसे चुनौती मानकर और आक्रामक हो गया। 1997 में उभरते गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में दिन दहाड़े AK-47 से वीरेंद्र प्रताप शाही की जान ले ली। इसके बाद तिवारी का दबदबा बढ़ा, लेकिन गैंग वॉर धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। बाद में नए खिलाड़ी भी उभरे। उधर चिल्लू पार सीट पर हार ने कांग्रेस को भी चौंका दिया, क्योंकि मार्कंडेय चंद को स्थानीय स्तर पर कद्दावर नेता माना जा रहा था। लेकिन हरिशंकर तिवारी की जेल से लड़ाई और क्षेत्रीय बाहुबल प्लस ब्राह्मण समर्थन ने उन्हें भारी जीत दिला दी। इस चुनाव ने चिल्लू पार पर ब्राह्मण वर्चस्व और बाहुबली राजनीति की नींव रख दी। इसके साथ ही इस जीत ने पूरे पूर्वांचल में तूफान भी ला दिया। अपराध की दुनिया से निकलकर सत्ता तक पहुंचने का एक नया रास्ता भी खुल गया।
1985 की उस ऐतिहासिक जीत के बाद चिल्लू पार हरिशंकर तिवारी का गढ़ बन गया। उन्होंने लगातार 6 बार यहां से विधायक चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया। कुल 22 साल तक का राज। 1985 में जेल से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते। 1989, 1991 और 1993 में कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1996 में अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस से और फिर 2002 में अपनी पार्टी अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से जीते। इन सालों में वे ब्राह्मण समुदाय के धुरी बन गए। हर सरकार को हरिशंकर तिवारी की जरूरत पड़ती थी। 1997 से 2007 तक वे 5 अलग अलग सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। फिर चाहे वो कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती या फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, यहाँ तक कि जगदम्बिका पाल की एक दिन की सरकार में भी वे मंत्री थे। ब्राह्मण वोट बैंक को प्रभावित करने की उनकी ताकत ऐसी थी कि हर पार्टी उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। मंत्री रहते हुए अपने प्रभाव वाली सरकारों में भगवान परशुराम की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी और आयोजित बड़े बड़े सम्मेलनों की चर्चा आज तक होती है। उनके समर्थक उन्हें ब्राह्मण समाज का रक्षक और क्षेत्रीय विकासकर्ता मानते थे। आलोचक कहते थे यह माफिया राज का प्रतीक है। लेकिन चिल्लू पार में 1985 के बाद लगातार ब्राह्मण विधायक चुने जाते रहे। हरिशंकर तिवारी, फिर राजेश त्रिपाठी और उनके बेटे विनय शंकर तिवारी। ब्राह्मण समुदाय की मजबूत पकड़ यहाँ साफ दिखती थी। हरिशंकर तिवारी ने राजनीति को परिवार तक पहुंचाया। बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी संत कबीर नगर सीट से 2 बार सांसद बने। छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी ने 2017 में बसपा के टिकट पर चिल्लू पार से जीत हासिल की और राजेश त्रिपाठी को मात्र 3,359 वोटों से हराया। लेकिन 2007 में हरिशंकर तिवारी की पहली हार हुई। बसपा के ही राजेश त्रिपाठी ने उन्हें हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाहुबली मार्कंडेय चंद के बेटे सीपी चंद ने चिल्लू पार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस समय वे बहुजन समाज पार्टी के राजेश त्रिपाठी से हार गए थे। वहीं हरिशंकर तिवारी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। 2022 में बड़ा उलटफेर हुआ। राजेश त्रिपाठी भाजपा में शामिल होकर वापस लौटे और विनय शंकर तिवारी, जो कि अब सपा में हैं, उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया। यह चिल्लू पार में भाजपा की पहली जीत थी। चिल्लू पार अब सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं रही, यह पूर्वांचल की बाहुबली राजनीति, ब्राह्मण ठाकुर जातीय समीकरण, अपराध और सत्ता के मिश्रण का जीवंत प्रतीक बन चुका है। हरिशंकर तिवारी की मृत्यु 16 मई 2023 को हो गई, लेकिन उनकी कहानियां आज भी लोक कथाओं में जीवित हैं। तिवारी हाता यानी हरिशंकर तिवारी का आधिकारिक निवास, यह केवल एक घर नहीं बल्कि दशकों तक पूर्वांचल में ब्राह्मण राजनीति और सामाजिक नेतृत्व का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तिवारी परिवार, जो अब विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी के नेतृत्व में है, सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों में अपनी सक्रियता के लिए जाना जाता है। 2022 के चुनाव ने संकेत दिया कि अब विकास, संगठन और नए समीकरण भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। फिर भी जब भी चिल्लू पार की बात होती है, लोग हरिशंकर तिवारी का नाम लेते हैं। वह शख्स जिसने दिखाया कि जेल की सलाखों के पीछे से भी सत्ता हासिल की जा सकती है। यह कहानी सिर्फ चिल्लू पार की नहीं बल्कि 1980-90 के पूर्वांचल की उस राजनीति की है जहां वोट और ताकत साथ साथ चलते थे। आज गैंग वॉर कम हो गए हैं, लेकिन विरासत बाकी है। चिल्लू पार की मिट्टी अब भी उन दिनों की गूंज सुनती है जब एक जेल में बंद व्यक्ति ने पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल दी। फिलहाल इन दिनों यूपी के सियासी गलियारों में 2027 के विधानसभा चुनावों की चर्चा जोरों पर है। 2027 में चिल्लू पार की सीट पर कौन बैठेगा? लंबे समय से अपनी बारी की प्रतीक्षा करने वाले कई ऐसे चेहरे मैदान में उतरने को तैयार हैं। इन्हीं में से एक मार्कंडेय चंद परिवार की बहू अस्मिता चंद भी हैं। उन्होंने अभी से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के इस क्षेत्र में चंद परिवार की बहू के उतरने से राजनीतिक समीकरण काफी बदले नजर आएंगे। क्षेत्र में विधानसभा के टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं की उम्मीद इसलिए बढ़ी है कि क्षेत्र में इस बात की चर्चा थी कि पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे राजेश त्रिपाठी ने अपना आखिरी चुनाव बताया था। राजेश त्रिपाठी, जिन्हें मुक्ति पथ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर जिले के चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2007 में बसपा टिकट पर चिल्लू पार से पहली बार जीते। उन्होंने हरिशंकर तिवारी को हराया। यह हरिशंकर तिवारी की लगातार 6 जीतों के बाद पहली हार थी।
बसपा सरकार में वे मंत्री भी बने। इसके बाद 2012 में बसपा के ही टिकट पर दूसरी बार जीते और फिर से हरिशंकर तिवारी को हराया। इसके बाद उन्होंने बसपा छोड़कर 2017 में भाजपा ज्वाइन की। 2017 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बसपा के विनय शंकर तिवारी से 3,359 वोटों के अंतर से हार गए थे। इसके बाद 2022 में राजेश त्रिपाठी फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के विनय शंकर तिवारी को बड़े अंतर से हराया। यह चिल्लूपार सीट पर आजादी के बाद भाजपा की पहली जीत थी। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक राजेश त्रिपाठी पर बच्चा चोरी का आरोप एक पुराना और चर्चित विवाद है। यह मामला देवरिया जिले की रहने वाली एक महिला की शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के बाद पैदा हुआ उनका बेटा गायब हो गया था। इस मामले में राजेश त्रिपाठी के खिलाफ गुलरही थाना में किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जिसका अर्थ है कि पुलिस को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। यह विवादित मामला अब भी राजनीतिक चर्चाओं में बना रहता है। राजनीति में आने से पहले राजेश त्रिपाठी एक पत्रकार थे। उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र में पत्रकारिता की और स्थानीय मुद्दों पर लेखन किया। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलाई, जो उनके मीडिया और प्रकाशन से जुड़े कार्यों का हिस्सा था। सबको ये लगता है कि जब विधायक रेस में नहीं रहेंगे तो किसी नए चेहरे पर दांव लगाया जाएगा। अस्मिता चंद का परिवार चिल्लूपार विधानसभा में काफी प्रभावी माना जाता है। वहां उनके परिवार का अच्छा खासा वोट बैंक भी है। पिछले कई चुनावों से भाजपा से टिकट के लिए उनकी दावेदारी रहती है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। अस्मिता चंद के समर्थक बताते हैं कि 2022 के चुनाव में उन्हें आश्वासन मिला है। यह कहा गया था कि राजेश त्रिपाठी का यह आखिरी चुनाव है, इसलिए इस बार अस्मिता अपनी दावेदारी सबसे मजबूत मान रही हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दल या फिर किसी और दल से भी उनकी दावेदारी देखने को मिल सकती है। वहीं इस बार विनय शंकर तिवारी के चिल्लूपार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वे 2002 में ही बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं और वर्तमान में पार्टी के सक्रिय राष्ट्रीय सचिव के रूप में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब चिल्लूपार 2027 में तय करेगा, क्या ब्राह्मण वर्चस्व जारी रहेगा, क्या तिवारी लिगेसी जिंदा रहेगी या फिर पूरी तरह नई राजनीति जन्म लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रेकिंग ट्यूब।